दोस्तों, हमारी आज की कहानी शुरू होती है देहरादून की उन खूबसूरत वादियों से जहाँ की मिट्टी में एक अलग ही सुकून है। आज हमारे साथ जो शख्स हैं, उन्होंने उन शांत पहाड़ों से निकलकर अपनी सफलता का वो शोर मचाया है जिसकी गूंज आज पूरी दुनिया सुन रही है। कहते हैं कि अगर इरादे फौलादी हों तो अंधेरा भी आपका रास्ता नहीं रोक सकता। उन्होंने 1998 से लेकर 2011 तक टीम इंडिया के लिए हर इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला और भारतीय टीम की कप्तानी संभाली। वह एक प्रेसिडेंट नेशनल अवार्डी हैं, इंटरनेशनल जूडो मेडलिस्ट हैं, माउंटेनियर हैं, साथ ही साथ ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। भारतीय सरकार में पीपीएस यानी प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी के पद पर तैनात हैं। सो वेलकम द लेजेंड ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम मिस्टर मनविंदर सिंह पटवाल जी। या थैंक यू वेरी मच गरिमा। और थैंक्स मैट फाउंडेशन जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे चुना और मेरी बातों को या मेरे अचीवमेंट्स को लोगों तक लाने के लिए प्रयास किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. It is an absolute honor to have you on our podcast today. Before get started, could you please share a little bit about yourself? या वैसे तो आपने देखिए अपने इंट्रोडक्शन में सब कुछ बता ही दिया, लेकिन मैं ब्रीफ में शायद अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और लगभग 9 साल की एज में मेरा एक हेड इंजरी के कारण मेरा विजन लॉस हो गया। और फिर कंसेक्यूटिव काफ़ी ऑपरेशंस होने के बाद जब रिकवरी नहीं हुई तो मुझे पता चला कि NIVH जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड है देहरादून में स्थित, सारे हमारे जो ब्लाइंड फील्ड में सबसे फेमस इंस्टीट्यूट, शायद मक्का मदीना कहा जाता है उसे, जो हमारे लिसनर्स को बता भी दें कि ये शायद एशिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। फॉर्चुनेटली मुझे उस इंस्टीट्यूट में जाने का मौका मिला। तो फॉर्चुनेटली उस टाइम पे जब जो वाकयात चलते थे उस टाइम पे सोशल मीडिया या कोई अवेयरनेस का बहुत ज़्यादा स्कोप था नहीं, लेकिन फॉर्चुनेटली मैं गया। और मैं कोटद्वार से बिलोंग करता हूँ बेसिकली, एक सब टाउन है देहरादून के पास ही उत्तराखंड में। तो जब मेरे को एक्सीडेंट के बाद 6 महीने बाद पता चला कि मेरी आई साइट लॉस हो गई है, तो मुझे रास्ता मिला NIVH का और NIVH से मैंने अपनी स्कूलिंग स्टार्ट करी। वहाँ जाकर के मैंने देखा कि कैसे दृष्टिहीन बच्चे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, किस तरह से उस डिफ़िकल्टी को, उस बाधाओं को पार करते हुए अचीव कर रहे हैं अपने अपने टारगेट्स। तो सफ़र यहाँ से शुरू हुआ और देहरादून NIVH से मैंने +2 तक का सफ़र पास किया और 1995 में मैंने +2 पास किया था। और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। साथ ही साथ ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड में मैंने स्पेशल स्टेनोग्राफी का कोर्स किया। अपनी कॉलेज की लाइफ के साथ साथ मैंने स्टेनोग्राफी करी और मैंने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्ज़ाम क्लियर किया। और 1998 दिसंबर से मैं भारत सरकार में आया। पहले स्टार्टिंग मैंने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से शुरुआत की थी और वर्तमान में मैं प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कार्य कर रहा हूँ। तो ये मेरा एक तरीके से छोटा सा कैरियर था। That's great, सर। इवन आपकी जब मैंने प्रोफाइल रीड की तो सही बताऊं, आपकी स्टोरी किसी स्क्रिप्ट से, फिल्मी स्क्रिप्ट से इवन कम नहीं है, क्योंकि आपकी जर्नी वहां से स्टार्ट हुई है जब लैक ऑफ रिसोर्सेज थे। आज के टाइम की बात करूं तो सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन आपका जो रास्ता था वो पाथ को क्रिएट करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप क्रिकेट के साथ कैसे टच में आए? क्या बचपन में जब क्रिकेट बच्चों को जो आउटडोर गेम्स होती हैं, जब बच्चों को क्रिकेट आपने खेलते देखा तब ये सपना जागा, या स्कूल टाइम में आपने अपने जो फ्रेंड्स को क्रिकेट खेलते देखा उस टाइम पे आपका अपनी क्रिकेट की जर्नी कैसे स्टार्ट की? जी गरिमा, एक्चुअली मैंने जैसा बताया कि जो मेरा ब्लाइंडनेस का कारण था, जो मेरे इस एक्सीडेंट का कारण था, वो स्पोर्ट्स ही था। मैं फुटबॉल खेलते हुए इंजर्ड हो गया था, हेड इंजरी आई थी मेरे। स्पोर्ट्स से तो मैं, मेरे ख्याल से शुरू से पैदाइशी स्टार्टिंग से ही जुड़ा हुआ था। और जब मैं NIVH में आया
और एनआईवीएच में मैंने आ करके, क्योंकि एक सरकारी इंस्टीट्यूट है, ज़्यादातर जितनी भी सुविधाएं हैं या जो भी नए इनोवेशंस हैं वो थोड़ा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में पहले आते हैं और उस टाइम पे ज़्यादा आते थे। तो मैंने जब आकर के देखा लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट तब दूसरी तरीके का खेलते थे, क्योंकि मैं इस क्रिकेट को, ब्लाइंड क्रिकेट जो आज आप जिस रूप में देख रहे हैं, आज बहुत ही ज्यादा वो एडवांस हो चुका है। एडवांस इन द सेंस की बहुत सारी चीजें उसमें बदलाव आ गए हैं। लेकिन हमने जब वो प्री मैच्योर स्टेज पे था, जब हम देखते थे कि हम 3-4 तरीके के क्रिकेट्स खेलते थे, बुक क्रिकेट खेलते थे, क्योंकि जनरली उस टाइम पे लोगों का जो एक मनोदशा थी या फिर लोगों का जो सोचने का तरीका था ब्लाइंड को देख करके, वो यही था कि ये केवल म्यूजिक कर सकते हैं, संगीत में जा सकते हैं, टीचिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं, या फिर जो उसमें है वो ट्रेन्स वगैरह में बैगिंग वगैरह कर सकते हैं। लेकिन वो टाइम और आज के टाइम में बहुत अंतर आ गया। बहुत सारे गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्टिव प्रोग्राम से स्टार्ट करती है, बहुत सारे अपलिफ्टमेंट के लिए कार्यक्रम आ रहे हैं, गवर्नमेंट के रिहैबिलिटेशन के लिए कार्यक्रम आ रहे हैं। उस टाइम पे ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में जब हम इस क्रिकेट से जुड़े तो हम लोगों का खेलने का, तब उस टाइम पे इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद की जर्नी थी, क्रिकेट बहुत बूम पे था और इंडिया में तो क्रिकेट को पूजा जाता है। तो ओवरऑल एनआईवीएच में सारे ही स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता था। उस समय हमारे मिस्टर एमएल मिश्रा जो स्पोर्ट्स टीचर होते थे वहाँ, तो बहुत कम लोग ऐसे थे जो क्रिकेट के लिए या स्पोर्ट्स के लिए इतने डेडिकेटेड हों। तो 1989 तक आते आते थोड़ा सा क्रिकेट डेवलप हुआ और हमने देखा कि जो हम बॉल्स, प्लास्टिक की बॉल्स में थोड़ा सा कील से छेद करके उसमें कुछ ना कुछ बॉल रिंग्स डाल करके हम उससे क्रिकेट खेला करते थे, साउंड बनाते थे। फिर उसके बाद जैसे कॉलगेट की छोटी डिब्बियां होती थी, उसमें हम कंकर पत्थर डाल करके स्लेट क्रिकेट खेलते थे। तो एक अल्टरनेट था, क्योंकि क्रिकेट पैशन था, उसमें पैशन के आगे ब्लाइंडनेस और एक साइटेड का कोई एक दूरी नहीं होती है ना। तो पैशन है। तो 1989 के करीब, 88 के करीब, मिस्टर जॉर्ज अब्राहम जिन्होंने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड इन इंडिया स्टार्ट किया था, तो वो देहरादून में विजिट किया था। तो उन्होंने हम लोगों को इस तरह की क्रिकेट को खेलते हुए देखा और उस टाइम पे उनका दिमाग आया कि हम कैसे इसको स्टार्ट करें। तो 1989 में मुझे याद है आज भी कि हमने फर्स्ट क्रिकेट खेला था जो ऑस्ट्रेलियन बॉल के साथ खेला था। और उस समय मैं क्लास 7th में था, तो बहुत छोटे थे हम, 6th में, तो बहुत छोटे थे, कुछ समझ भी नहीं आता था। लेकिन वो जो ऑस्ट्रेलियन बॉल रिंग्स में बांध करके, थम्स अप के जो रिंग्स होते थे उसके तरह से खेला जाता था। ओवल रग्बी टाइप की बॉल थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थी। तो 1989 में फर्स्ट टाइम हमारे एनआईवीएच में ही इस बॉल का, जो अभी वर्तमान में खेली जा रही है ये बॉल, उसका आविष्कार हुआ कहेंगे। और वहीं के एमबीए सेक्शन में ये बनी और हमने उसका ट्रायल लेना शुरू किया। और 1989 में हमने फर्स्ट मैच गुजरात के साथ खेला। हम गुजरात टीम गई और उसके बाद आए और वो सफ़र वहाँ से शुरू हुआ। और 1990 में फर्स्ट टाटा स्टील चैलेंज कप का आयोजन दिल्ली में किया गया, जिसमें 20 टीमों ने भाग लिया पूरे देश से। तो उस टूर्नामेंट का हम हिस्सा रहे एनआईवीएच की टीम के साथ। और वो सफ़र जो स्टार्ट हुआ तो वो काफ़ी आगे तक हर मुकाम पे चलता रहा। तो गरिमा जी, यही एक हमारा मोटिवेशन था कि हम लोग इस क्रिकेट के जब इनोवेट हुआ ये क्रिकेट और ये जब डेवलप हुआ, हम उसके पार्ट थे। और आज जब ये डेवलप हो चुका है, आज भी हम इसके पार्ट हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की चीज़ है। अमेजिंग 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 कि आपने जो ओपनिंग ऑफ द क्रिकेट को आपने देखा है। इवन आप लोगों के हाथों से वो ओपनिंग हुई है। इवन मैं बोलूं कि खेल एक पैशन था, तो उसको खेलने Yes. के लिए आप लोगों का लगाया हुआ एक जुगाड़ आज देखो कि देशों में कैसे भारतीय परचम जो है वो लहरा रहा है। सच जी में दैट्स जी अमेजिंग। सर, अक्सर लाइफ में ना ऐसा मोमेंट आता है कि जब हमें लगता है कि दिस इज समथिंग बिगर फॉर मी। तो क्या आपके लिए वो मोमेंट 1990 के, जो आपने अभी टाटा स्टील वर्ल्ड कप का आपने जिक्र किया, उसके बाद आया? आपने उस जीत के बाद खुद को कैसे देखा? देखिए, उस समय शायद हम स्कूल में थे और मेरे ख्याल से जो खासकर हमारे किसी भी दिव्यांग व्यक्ति के लिए स्पोर्ट्स का इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाती है कि अगर वो
फिजिकली फिट है तो वो मेंटली भी फिट होता है। तो वो जर्नी उसको बहुत सारी सक्सेस दिलाने में आप आपको सफलता दिलाती है। तो जब 1990 में फर्स्ट नेशनल्स हुआ, नॉट वर्ल्ड कप, वो फर्स्ट नेशनल था और टाटा स्टील चैलेंज कप, तो वहां से हमारी जब जर्नी शुरू हुई, और तब तक शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि वर्ल्ड कप भी इस ब्लाइंड क्रिकेट में हो पाएगा या हो सकता है। क्योंकि जब 1984 में जब हमारा इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, और उसके 83 में सॉरी, तो उसके बाद मतलब एक क्रिकेट का क्रेज इंडिया में बहुत ज्यादा और ज्यादा बढ़ गया था। तो हमें नहीं पता था कि हम इस क्रिकेट को इस मुकाम पर कभी देख पाएंगे। लेकिन जो 1990 से लेके 1998 तक की जो जर्नी थी, जो हमें एसीबीआई ने इतने प्लेटफॉर्म्स दिए पूरे इंडिया में खेलने के लिए, और हमें थोड़ा सा मतलब इस सोच पर लाने को उन्होंने प्रेरित किया कि हम लोग केवल इनडोर नहीं, आउटडोर भी अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो ये जो जर्नी थी वर्ल्ड कप तक आने की, और फर्स्ट टाइम जब वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हुआ, तो ये एक बहुत खट्टी मीठी यादों के साथ है अभी मेरी। मैं अगर उसको बताऊं कि 1990 के बाद 93, 92, 95 तक हमने ऑल नेशनल्स खेले, एनआईवीएच के साथ खेले, फिर हम दिल्ली आ गए थे 95 में, उसके बाद हम दिल्ली की टीम से खेलना शुरू किया। तो 1998 तक जब मेरा फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप था वो, तो उस कनिष्का वर्ल्ड कप, तो जब उसका अनाउंसमेंट हुआ 96 में एक नेशनल टूर्नामेंट में, तो हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा इस प्लेटफॉर्म पे भी हम पहुंचेंगे, और आज हम पहुंचे हैं। ये खुदा की वो है नेमत है। ग्रेट सर, ग्रेट। तो जब सर फर्स्ट नेशनल के बाद, क्योंकि उस टाइम पे आपने बताया यू वर इन द स्कूल, तो क्या आपको याद है आज भी कि क्या स्कूल में कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन या फुल ऑन पार्टी, कोई ऐसा मोमेंट, क्योंकि इतनी बड़ी एक अचीवमेंट थी, तो जी कैसा बिल्कुल। इन्वॉल्वमेंट था एक्चुअली स्कूल में? एक्चअली आजकल की इंस्टाग्राम और फेसबुक की रीलों की तरह तो सेलिब्रेशन नहीं हुआ, ठीक है ना। तो आजकल तो हर चीज एक सेलिब्रेशन होती है, और हमारे पास मल्टीमीडिया फोन्स आ गए हैं, सब कुछ आ गए हैं। लेकिन उस टाइम की जो सेलिब्रेशंस होती थी वो मेरे ख्याल से बहुत दिल को छूने वाली होती थी। हम लोग जब, मुझे याद है, टाटा स्टील चैलेंज कप जीत करके गए थे हम लोग दिल्ली से, करनैल सिंह स्टेडियम में था। तो तब तो हम एज ए प्लेयर थे, तो हमारे जो कैप्टन्स थे, और हम लोग जब एनआईवीएच के अंदर हमने देहरादून के इवन जब प्लेटफॉर्म पे उतरे हम, और उसके बाद हमें जो रिसीव किया, वहां से लेकर के हमें एनआईवीएच के प्रांगण तक इतना सेलिब्रेशन मिला। क्योंकि इस तरह का प्लेटफॉर्म चाहे अदर स्पोर्ट्स हो चाहे क्रिकेट हो, उससे पहले मिलता ही नहीं था। तो ये हमारे लिए बहुत एक प्रेस्टिजियस मोमेंट था। और मुझे आज भी याद है कि हमारे टीचर्स ने, हमारे डायरेक्टर साहब ने बहुत हमें अप्रिशिएट किया। और शायद उस टाइम को अगर मैं याद करूं, कि वो मेरा मोटिवेशन, मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन था कि हम पढ़ाई के साथ साथ अगर स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ते हैं तो एक कैरियर को ऑप्ट करने जैसा एक मेरे ख्याल से ख्याल होगा। एब्सोल्युटली, एक्चुअली बिल्कुल सही कहा आपने कि जो पहले की सेलिब्रेशंस होती थी वो दिल को छूने वाली होती थी। सिर्फ जब बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, कुछ स्पेशल जब हमारे लिए होता था, तो इतनी सी सेलिब्रेशन, मेस में स्पेशल खाना बनना, एग्जैक्टली। या ये यस छोटी यस छोटी यस। चीजें हमें बहुत, हमारे लिए हार्ट टचिंग होती थी, राइट? सो बिल्कुल सही हम बोला जब आपने। जीत के आए थे, तो हमें जब जीत के आए थे, मुझे याद है लड्डू तो होते थे उस समय, बूंदी के लड्डू बांटे थे, और रेवड़ी और मूंगफली बांटी थी। तो दैट्स आज ग्रेट। आज हाँ, आज के अगर किसी बच्चे को हम अगर ये बोलें कि आपके सेलिब्रेशन में लड्डू और रेवड़ी मूंगफली बांटेंगे, तो कहेंगे कि यार कुछ अच्छा करो कुछ अच्छा, सर। पिज्जा क्यों नहीं है? एक्चुअली मैं यही लिसनर्स को दिखाना चाहती हूँ कि देखिए कि आज का जो युवा है ना, मैं आऊंगी इस पर थोड़ा आगे अभी, कि वो कहता हम्म। है कि ग्राउंड में जाने से पहले हमें एक बढ़िया किट और यूनिफॉर्म हाथ में चाहिए, लेकिन जो आपकी जर्नी है ना, वो स्टार्टिंग पॉइंट था। उस हमारी टाइम का जो फेज था वो बहुत बेयर डिफरेंट। फुट है। हाँ, हाँ हाँ हाँ। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ इसी इसी से रिलेवेंट, कि जब हमारा फर्स्ट इवेंट था, तो तब तो एक छोटी सी चीज भी मिलती थी तो वो बहुत बड़ी होती थी। और प्रीशियस। आजकल नाइकी नाइकी के और एडिडास के शूज तो हमने कभी सोचे ही नहीं थे, ना देखे थे। वर्ल्ड कप में आकर के हमने पहली बार नाइकी एडिडास पहना था, तो रिबॉक पहना था सॉरी। उससे पहले मुझे याद है जब हम फर्स्ट टाइम 1989 में सूरत गए, अहमदाबाद गए, वहां हमने एक सीरीज जीती। उसके बाद वहां से हम वापस बरेली खेलने आए, तो टीम सेम थी, गुजरात की और हमारे एनआईवीएच की।
तो जब वहाँ हमें कुछ मिल्टन वाटर बॉटल्स और लखानी के शूज गिफ्ट में मिले, राइट। तो जब हमारे कोच साहब ने बोला कि इनको एक बॉक्सेस में रख दीजिए सब कुछ, जब हम वहां से चले और जब हम बरेली पहुंचे, स्टेशन पे से हमारे वो जो लखानी शूज का बॉक्स और मिल्टन बॉटल्स का वो गायब हो गया, चोरी हो गया कहीं। ओह। तो आप ये सोचिए कि उस टाइम की हमारी बच्चों की मनोदशा और हमारे लिए वो शूज कितने मायने रखते थे, क्योंकि हमारे पास सबके साथ पीटी शूज होते थे, सिंपली शूज होते थे, किसी के पास होते थे, किसी के पास नहीं होते थे। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों को एक शूज मिले और वो चोरी हो गए। तो आज भी हमें, मतलब उस आज की डेट में हमारा कितने, अगर एप्पल का फोन भी गिर जाता है तो हमें कोई शिकायत नहीं होती, कोई बात नहीं, दूसरा ले लेंगे, है ना। लेकिन उस समय एक वो 300 रुपए के शूज गए तो हमें हुआ कि हमारी जान निकल गई, हमारी हमारी क्या कीमती बेशकीमती चीज चले गई, जिससे हम आगे कितना अचीव कर सकते थे, है ना। तो एब्सोल्युटली। वक्त की इम्पोर्टेंस होती है उस टाइम पे। हमें जो सफलता थी, जो हमारी जो अंदर की ईगरनेस थी सफलता को पाने की या पा करके जो हमें मिलने की, वो अब वो ज़ील अब खत्म हो गई है, मैं देखता हूँ। एब्सोल्युटली सर, ऐसा नहीं है, आज भी इम्पोर्टेंट, हर चीज की इम्पोर्टेंस है, लेकिन वो जो प्रीशियस, पहले जो चीजें यस, हमारे लिए प्रीशियस थी ना, वो आज कॉमन थिंग्स हो गई हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वही ये मैं कह रहा हूँ, ज़ील ज़ील अब थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट टाइम हो गई है, बहुत जल्दी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं चीजों से। या सर, अब बात करते हैं थोड़ी सी आपकी कैप्टनसी पर, अब हम बात करेंगे। आपकी जर्नी आपको उस स्टेज तक लेकर गई जब आपने 2004-5 में टीम इंडिया को लीड किया, और उस टाइम पे पूरा मैच आपके एक डिसीजन पर डिपेंड होता है। तो उस प्रेशर में आप अपने आप को, हाउ डिड यू बैलेंस, आप कैसे बैलेंस करते थे खुद को? पहले तो मैं मेरे ख्याल से 4-5 से पहले मैं 98 पे आपको ले जाना चाहूंगा। तो मेरे ख्याल से इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट ही नहीं, वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट के लिए 1998 नवंबर मंथ एक माइलस्टोन था। आज उसी के कारण इतना जो फेम नेम या जितना हमारा ग्लैमर या अपॉर्चुनिटीज आई हैं, वो 1998 का ईयर था। मुझे याद है जब फर्स्ट टाइम मेरा वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हुआ था एज ए प्लेयर, हमारा जमशेदपुर में कैंप लगा था 1998 में स्टार्टिंग में। तो जब हमारा नेम्स चल रहे थे तो 14-15 बच्चों के नाम आए हर कैटेगरी के। 15-16 नंबर तक तो मेरा नाम नहीं था। तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था कैंप में, क्योंकि 36-40 बच्चे थे। तो मुझे लगा था ठीक है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। लेकिन मेरे ख्याल से 16th नेम मेरा था। तो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट टाइम। वो मैं मोमेंट आपको बता नहीं सकता हूँ कि वो कितना खुशी का क्षण था मेरे लाइफ में, और एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था वो मेरे लिए। और 1990 इस तरह से 1998 में हमारा क्रिकेट का सफ़र, इंटरनेशनल क्रिकेट का सफ़र स्टार्ट हुआ। 1998 में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया एज ए प्लेयर। अनफॉर्चुनेट रहे, हम सेमीफाइनल हार गए, और वो मोमेंट भी ऐसा था कि हमने लगातार 7 मैच जीते और 8वां मैच हम सेमीफाइनल हार गए साउथ अफ्रीका से। और हमारी टीम बहुत अच्छी थी इंडिया की, और जिस टाइम पे हमारा सेमीफाइनल चल रहा था हरबख्श सिंह स्टेडियम में, तो जब हम लोग हार रहे थे तो सबके आंखों में आंसू थे। और वो मोमेंट जब इंडिया के लिए हम वर्ल्ड कप नहीं ला पाए, तो मेरे ख्याल से फिर दोबारा 4 साल बाद फिर हमें दोबारा मौका मिला। मेरा इंडियन स्क्वाड में दोबारा से सिलेक्शन हुआ। होटल सवेरा में हम ठहरे थे, मुझे याद है 2002 में। तो 2002 का वर्ल्ड कप खैर इंडिया के लिए बहुत बेकार रहा, हम लोग लीग में ही हार गए थे मिसकम्युनिकेशन के कारण, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो 2002 में मिस्टर उदय गुप्ते जो हमारे इंटरनेशनल कोच बन के आए, फर्स्ट वर्ल्ड कप में हमारे ML मिश्रा थे, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी थी हमारे साथ। 2002 के बाद फिर 2003 में 4 में बात चली कि हम 3 में हम पाकिस्तान जाएंगे। अब उस समय पाकिस्तान और इंडिया की रिलेशनशिप ठीक नहीं थे। 99 के बाद हमारे कोई मैचेस नहीं हुए थे इंटरनेशनल, ना साइटेड क्रिकेट में भी। तो हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया, और फर्स्ट टाइम मुझे कैप्टनशिप मिली इंडिया की 2003 में। और
जब हम 2004 में पाकिस्तान गए और हमने ये इनिशिएटिव लिया कि जब सौरव गांगुली की टीम ने बोल दिया था हम नहीं जाएंगे और हम लोगों ने कहा कि नहीं नहीं हम तो जाएंगे, तो इनसिक्योरिटीज में भी हमने वो टूर किया और उसके बाद इंडियन टीम को बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि भाई पाकिस्तान अगर एक ब्लाइंड क्रिकेट टीम जा सकती है तो आप क्यों नहीं जा सकते। तो इंडिया पाकिस्तान की सीरीज स्टार्ट हुई, वो भी हमारा ब्लाइंड क्रिकेट का ही इनिशिएटिव है। तो फिर 2005 में हमने दोबारा से इंडिया में आई थी पाकिस्तान, हमने खेला। फिर 2006 का वर्ल्ड कप जो था मेरी कैप्टनशिप में, वो हमने खेला। 2007 में इंडिया इंग्लैंड खेला, 10 में हमने फिर खेला। मतलब एक लंबी जर्नी है वो क्रिकेट की। तो और जहां तक आपने बोला कि हाँ, कोऑर्डिनेशन करना और किस तरह से हम डिसीजंस लेते हैं, किस तरह से, क्योंकि मुझे मालूम है कि हम इतना बड़ा देश है, हमारे जो प्लेयर्स हैं वो भी डिफरेंट स्टेट से आते हैं और उनके साथ में विदाउट पॉलिटिक्स आप किस तरह से अपनी टीम को आगे ले जाते हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो मुझे याद है मेरे साथ जो मेरा वाइस कैप्टन थे, पहले विशाल थे, वो वेस्ट कर्नाटका से थे, दूसरे फिर आशीष नेगी मेरे वाइस कैप्टन रहे हैं। तो और एक पूरी टीम के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना और एक जब टफ टाइम में डिसीजन लेना, वहां पर सब लोगों से उसको उनके सबके बातों को लेना और उस डिसीजन तक पहुंचना, यही मैच का जिस्ट है मुझे लगता है। तो हम कोशिश करते थे मैंने क्रिकेट कैरियर में हमेशा ये कोशिश करी है कि मैं सबको साथ में लेके चलूं। और मैं वाकई मैं था विकेट कीपर, बैट्समैन था। तो एज ए विकेट कीपर मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक प्रिविलेज था कि विकेट कीपर पूरा ग्राउंड को कवर कर लेता है, हर किसी के साथ कॉम्बिनेशन बना लेता है। तो ये एक मेरे लिए प्रिविलेज था। जी। ग्रेट सर, अमेजिंग। तो सर कभी ऐसा हुआ कि किसी प्लेयर ने कोई ऐसी सिली मिस्टेक कर दी कि चेहरे पर तो मुस्कुराहट है लेकिन सिचुएशन इतनी सीरियस है कि आप उसको कुछ कह नहीं सकते हो? ये बिल्कुल एक सबसे बड़ी सिली मिस्टेक मैं आपको बताऊं कि 2006 में वर्ल्ड कप में मेरी इनिंग चल रही थी और मैं 77 पे खेल रहा था। बहुत अच्छा दिन था मेरा शायद उस दिन, और बहुत अच्छे से रन कर रहा था। तो एक कर्नाटका का प्लेयर है, मंजुनाथ था, तो उसको हिंदी की थोड़ी प्रॉब्लम थी, कम्युनिकेशन की। तो सामने वाला जो था, मेरा रनर था वो, तो उसने, सामने वाले ने वॉइस दी, उसने मना किया, वो फिर भी दौड़ता हुआ उधर चला गया और मुझे रन आउट करा दिया और वो मैच हम अनफॉर्चुनेटली हार गए थे। तो एक इस बाद तरह में के, तो सबने उसको हाँ, ब्लेम कर करके मार डाला। ब्लेम किया, सबने सबने बिल्कुल ब्लेम फन किया। बना। और एट द टाइम ऑफ, मतलब इतना अच्छा चल रहा था रिदम, और उसने एकदम से उसको सुसाइडल कह सकते हैं इसे, कि आते हुए दौड़ गया और उसने रन आउट करा दिया। तो पूरा मैच का जो सिनेरियो है वो चेंज हो गया। तो इस तरह के थोड़ा होते हैं, कई 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 चीजें होती हैं कि हम कभी भूल नहीं पाते हैं उन इंसिडेंट्स को। जी बिल्कुल। एब्सोल्युटली। अच्छा सर, जब हम इंडिया पाकिस्तान के मैचेस की बात करते हैं, जैसे अभी आपने भी बोला कि इंटरनेशनल रिलेशंस के कारण कह लो, कुछ भी कह लो, कि हम उनको एक राइवलरी के रूप में हम उनको एक देखते हैं, तो वहाँ एक प्लेयर के लिए सिर्फ एक कंपटीशन होता है या ऐसे मोमेंट भी होते हैं कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी फील होता है आपको कि? देखिए, टाइम टू टाइम हर चीजें चेंज होती हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब हम ग्राउंड पे रहते हैं तो एक जो राइवलरी होता है ना, कि मरो, करो या मरो, तो खासकर पाकिस्तान के साथ, हम जब और कंट्रीज के साथ खेलते हैं तब हमारे दिमाग में इतना इस तरह का एग्रेसिवनेस नहीं आती है जितना हमारे पाकिस्तान के सामने आती है। क्यों? क्योंकि शायद पाकिस्तान और इंडिया खासकर ब्लाइंड क्रिकेट में सबसे अपर केस में है। और वैसे भी एक जो हमारा स्टार्टिंग से हमारे को थॉट दी गई है कि जब देश के लिए कर गुजरने की बात आती है, जब इंडिया पाकिस्तान का, तो उधर भी और इधर भी सेम आग लगी रहती है। तो मुझे लगता है कि हाँ, लेकिन हम ग्राउंड के बाहर बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं। अभी भी हमारी कई पाकिस्तानी फ्रेंड्स से बात होती है और देयर, मतलब उनको मालूम है कि हम लोग, क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान और दिल्ली, लाहौर और दिल्ली एक जैसा है, कराची और मुंबई एक जैसा है, हमारा रहन सहन लगभग एक जैसा है। जब हम वहां जाते हैं तो हमें कभी ये फील नहीं हुआ कि हम लोग किसी दूसरे कंट्री में आए हैं। लेकिन जब ग्राउंड के अंदर आते हैं तो हमारी सोच एक बदल जाती है और उसी मोमेंटम के साथ हम खेलते हैं। तो ये तो स्वाभाविक है कि ये तो आता ही है और ये होना भी चाहिए। अग्रेशन होना जब चाहिए। तक ये नहीं होगा ना, तब तक हम गेम में हमारा जोश नहीं आएगा। हाउस द जोश जोश करते हैं सब, तो वो कैसे आएगा? वो उसके लिए कुछ ना कुछ तो आपको चाहिए ना।
एब्सोल्युटली। कोई ऐसा ह्यूमरस कॉन्वर्सेशन है ना कि आपने इतना एग्रेशन दिखाया कि किसी प्लेयर ने बोला कि यार अब तो बस करो, कितना हराओगे? सो यू नो। एक्चुअली क्या है कि जब हम लोग खेलते थे और अभी खैर अंदर भी हम फ्रेंडली तो रहते ही थे नो डाउट, लेकिन मुझे याद है कि जब हम टू था कई बार मतलब बात करने का मन नहीं होता था, क्योंकि जब हम पाकिस्तान के साथ हम खेल रहे हैं, अब जब 2006 के वर्ल्ड कप में हम फाइनल में पाकिस्तान के साथ हारे, और वहां पर कई जगह पे कुछ अंपायरिंग से रिलेटेड इशू भी थे, कई जगह पे हमें मतलब ऑब्वियस है कि होम ग्राउंड होता है, होम कंट्री होता है, तो उनको प्रिविलेज दिया जाता है, कहीं ना कुछ तो होता ही है ना। और या 2006 के आसपास में इतना ज्यादा ये जो आपका थर्ड अंपायर या आपका जो वीडियोग्राफी का इतना ज्यादा चलन नहीं था जो आज की डेट में हो गया है ब्लाइंड क्रिकेट में भी, तो एक रीजन होता था। और सबसे बड़ी बात है कि हमें उस टाइम पे ऐसा लगता था कि जब हम हारे फाइनल में तो हमारा एक बार में, जैसे आप कहते हैं ना बड़ा फ्रेंडली मिलते हैं इमरस, लेकिन हमें हमारे लिए हो गया था बड़ा, हम क्यों मिले, कैसे मिले, ठीक है ना, क्योंकि हम इंडिया आएंगे तो इंडिया में लोग क्या पूछेंगे, तो आंखों में एक आंसू ना वो अपने आप स्वाभाविक तरीके से आ जाते हैं, है ना। वो दूसरे कंट्रीज के लिए नहीं आते, एब्सोल्युटली। पता नहीं, मैंने ये देखा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ब्लाइंड क्रिकेट की जब हम बात करते हैं तो साउंड ही विजन होता है। तो क्या कभी जी ऐसा हुआ कि ग्राउंड के क्राउड ने आपको इतना डिस्ट्रैक्ट कर दिया कि बल्ला घुमाना था कहीं और घुमाया कहीं और? यार, ये आपने ना इतना तगड़ा मेरे को एक मोमेंट याद दिला दिया। खासकर अभी भी आज ब्लाइंड क्रिकेट इतना पॉपुलर हो गया, और ब्लाइंड क्रिकेट की हिस्ट्री वैसे तो कई लोग 2010 11 12 से ही मानते हैं, वो सोचते हैं कि 10 11 12 से ब्लाइंड क्रिकेट शुरू हुआ, लेकिन 1990 से जो इसकी जर्नी है, आज 40 साल 45 साल की जर्नी हो गई है। तो इस जर्नी में लगभग 35 साल की जर्नी हो गई है। 35 साल की जर्नी में हम लोग पाकिस्तान खेलने गए थे, 2004 की बात है, और शेखुपुरा एक जगह पड़ती है पाकिस्तान में, ननकाना साहब के पास में। तो वहाँ के शेखुपुरा के ग्राउंड में हमारा मैच था, इंडिया पाकिस्तान थर्ड मैच। और वहां से मुझे याद है लोकल बॉय था एक अशरफ भट्टी, तो अशरफ भट्टी का होम टाउन होने के कारण उस दिन पूरे शेखपुरा की छुट्टी कर दी गई है ब्लाइंड क्रिकेट के लिए। किसी कंट्री या किसी स्टेट में मैंने ये नहीं देखा कि आपके पूरे शहर की छुट्टी कर दी है, आप जा करके देखिए। और शेखपुरा कम से कम पूरा भरा हुआ था, 20 से 25 हजार दर्शक एट ए टाइम वहां होंगे। और मैंने पहली बार इतना शोर सुना ब्लाइंड क्रिकेट में, पहली बार इतना, शायद कहते हैं ब्लाइंड क्रिकेट बहुत मतलब सुनने का गेम है, तो इतना शोर भी बर्दाश्त नहीं होता है, कई चीजें नहीं हमें समझ में आ रही थी, लेकिन वो एक खुशी भी थी कि ब्लाइंड क्रिकेट को इतने प्रेस्टिजली और इतना आपको इज्जत के साथ देखने के लिए लोग आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नहीं तो जनरली लोगों के दिमाग में ये होता है ना ब्लाइंड क्रिकेट के लिए मतलब वाव और हाउ का गेम है ना। लोग सब कहते हैं हाउ मतलब कैसे खेलेगा, लेकिन वाव कोई नहीं कहता कि वाव मतलब उसने मिड विकेट पे अगर शॉट मारा तो उनका हाउ ही प्लेड दिस शॉट, वो ये नहीं बोलेंगे, वो ये नहीं बोलेगा कि वाव व्हाट ए प्लेड, ये नहीं बोलेगा, वो कहेगा हमेशा हाउ कैसे करा। हमेशा दिमाग में जब ब्लाइंड क्रिकेट कोई देखने आता है तो उसके दिमाग में ये रहता है कि ये कैसे कर रहा है भाई, लेकिन उसके जो कैलिबर को अप्रिशिएट करने वाले। और वहां जो मैंने उस इंटरनेशनल ग्राउंड में देखा गरिमा, मैं आज तक वो आवाजें, वो मंजर, वो वाला जो भीड़ आज तक नहीं भूल पाया हूँ। और शायद ब्लाइंड क्रिकेट के इतिहास में वो एकमात्र मैच ऐसा आज तक हुआ होगा जिसमें इतने लोग साक्षी बने एक क्रिकेट मैच के। ग्रेट। और ये बहुत बड़ा मुझे लगता है कि प्रिविलेज था, जहां हम कहते हैं कि आज भी ब्लाइंड क्रिकेट को उतना कवरेज नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। और ये अ एग्जैक्टली। लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। यस। बहुत मेरे पास भी वर्ड नहीं है आपका ये एक्सपीरियंस ये सुनने के बाद। इंसिडेंट मैं जिंदगी में नहीं भूल सकता, ये वाला जो अपना वहाँ का जो माहौल था, वहाँ लोगों का प्यार था कि इस जगह शायद और जगह इंडिया में भी इस तरह का माहौल बने।
वी होप सर कि इंडिया में भी और जगह और आने वाले टाइम में ये माहौल बने कि जहाँ हम देखते हैं, चाहे हम किसी भी सेक्टर की बात करते हैं, हमारे ऑफिसेज की जब हम बात करते हैं, तो जब फाइनल होता है तो कैसे लोग एलईडी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाकर ऑफिस में भी लोग कैसे क्रिकेट को इंजॉयमेंट के साथ देखते हैं। वी होप कि क्वेश्चंस की बजाय आने वाले टाइम में ब्लाइंड क्रिकेट के लिए भी जो है वो बड़ी बड़ी स्क्रीन्स हर जगह हमें लगी हुई दिखाई दें। सो अब बात सर हम करते हैं आपकी थोड़ी सी। एग्जैक्टली। या अब हम बात थोड़ी सी आपकी माउंटेनियरिंग पर करेंगे कि आपने एक तो ये क्रिकेट से आप ये माउंटेनिंग वाला ख्याल आपके मन में कैसे आया कि जो आपने विछेंद्र पाल जी की गाइडेंस में 20,000 फीट ऊंची आपकी ऊंचाई पर आपने माउंटेनिंग की, और ये ट्रांजिशन आपका कैसे स्टार्ट हुआ? ये गरिमा, ये मैं नहीं कहूँगा कि एक टाइम का फेर नहीं है। ये था मेरे बचपन से ही। जब मैं आपको बताया ना कि NIVH एक ऐसा समुद्र था जिसमें बहुत सारे मोती थे, तो उन मोतियों को मैं चुनता चला गया, क्योंकि मैंने वहाँ म्यूजिक भी सीखा, इस तरह के स्पेशल स्पोर्ट्स भी सीखे, स्टडी तो की, तो सारी चीजें हम साथ के साथ लेते हुए चले हम। तो मैंने फर्स्ट टाइम जब अपना एडवेंचर कोर्स किया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से, तब मैं क्लास 11th में था और मैं NIVH से ही गया था। हम इंटीग्रेटेड, हम 3 बच्चे थे जो विजुअली इम्पेयर्ड थे, बाकी उसके अलावा पूरे इंडिया से सैनिक स्कूल्स या अलग अलग जगह से बच्चे आए थे जो 11th-12th तक के बच्चे थे, और हमने A सर्टिफिकेट उसमें प्राप्त किया था, क्रॉस कंट्रीज वगैरह में भी, फ्लोरा कलेक्शंस में भी। तो एक शौक वहां से पैदा हुआ। उसके बाद धीरे धीरे जब हम दिल्ली आए, छोटे छोटे ट्रैक्स किए, फिर हमने कई NIM में फिर से मैंने एडवेंचर कोर्स किया। तो फिर अचानक 2010 में मैंने एक कोर्स किया हिमालयन टाटा स्पोर्ट्स फाउंडेशन की तरफ से, और 2016 में मुझे फिर चांस मिला माउंट कनामो का, जो ऑफर आया कि उनका वैचंत्री पाल मैम उसको लीड कर रही हैं। तो हमें लगा कि यार कुछ अलग सा है, और इतने जो ट्रैक्स जो हमने किए हैं उसका सबसे जो फाइनल डेस्टिनेशन शायद, क्योंकि वैचंत्री पाल मैम फर्स्ट इंडियन माउंटेनियर हैं जिन्होंने हमारा माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था 1984 में, और एक लेजेंड हैं, पद्मश्री हैं। तो उनके साथ जब हमने वो 10 दिन 15 दिन का हमने एक कैंप किया, और हमने माउंट कनामो 21,000 फीट, 21,500 फीट है, तो 20,000 नहीं है, 21,500 है, तो उसको हमने बहुत सक्सेसफुली हमने लीड किया। और उसमें हम लगभग 27-28 लोग थे, और आप मानेंगे नहीं, उसमें हम 2 केवल उसमें विजुअली इम्पेयर्ड थे। और वहां जाकर के हमने ये महसूस किया कि हम 2 विजुअली इम्पेयर्ड, केवल 27 में से 12 लोग ऊपर पहुंच पाए, और जिसमें से 2 हम विजुअली इम्पेयर्ड थे। तो ये हमारे लिए शायद ऑनर था, और मैम के लिए भी बहुत था कि भाई आप लोग इतने करेज के साथ आए, और सबके साथ आप मिल करके उनको पीछे किया। शायद उनकी भी आई ओपनर था, और ऐसे आई ओपनर्स बीच बीच में होते रहने चाहिए। तो ये माउंटेनियरिंग एक पैशन इस तरह से बना। और उसके बाद भी हमने बहुत सारे ट्रैक्स किए जो छोटे ट्रैक्स थे, दयारा पास वाला या फिर और भी। लेकिन मुझे लगता है कि ये जर्नी भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा एक एनकरेजेबल होती है, और जब आप मल्टी स्पोर्ट्स में अपने को प्रूव करते हैं तो सामने वाले को भी आपके ऊपर ज्यादा फेथ पैदा होता है। जी, वंडरफुल सर, वंडरफुल। इवन ये जर्नी सिर्फ इनकरेजेबल नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा हार्ड भी है। और एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जब आप समिट पर पहुंचे तो वहाँ पे आप हैं और नेचर हैं, तब आपने अपने अपने बारे में आपने क्या न्यू आपने वहाँ से सीखा जो आप क्रिकेट की ग्राउंड भीड़ में नहीं सीख पाए? एक्चुअली गरिमा, जब हम बात करते हैं, मेरे को क्रिकेट से ही एक टीम स्पिरिट और स्पोर्ट्समैनशिप का जो मेरे को जो जज्बा मिला था, वो शायद चलते चलते शायद ये क्रिकेट से जुड़ते जुड़ते मेरे को माउंटेनियरिंग में मिला। और मुझे मालूम है कि जब हम एक स्पेशल एक्सपीडिशन पे जाते हैं तो हम ये कंपटीशन खत्म हो जाता है, लेकिन जब हम इंटीग्रेटेड लोगों के साथ इंक्लूसिव एक्सपीडिशन में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें सीखने को भी मिलती हैं, बहुत सारी चीजें समझने को मिलती हैं, उन चैलेंजेस को ओवरकम करने का टाइम मिलता है। क्योंकि मुझे याद है जब हमने क्लाइंब शुरू किया था रात के
1 बजे, और हम सुबह 11 बजे हम वहां पहुंचे। इतने लंबे क्लाइम को स्क्रीज वाली माउंटेन्स में एक एक अंधेरे में चलना, एक गाइड के साथ चलना, ऊपर से फिर जा करके पहुंचना, वो एक फीलिंग ऐसी होती है कि मुझे याद है कि उस दिन हम राखी का दिन था, रक्षाबंधन था, और मेरे साथ हमारे साथ एक गुजरात से थी, कृष्णा राणा। शी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड कि मतलब मैं आपको यहाँ माउंट कनामो में आपको राखी बांधूंगी कि आपने इतना बड़ा अचीवमेंट लिया है। तो ये छोटे छोटे जो अप्रिशिएशंस मिलते हैं आपको, छोटी सी मतलब वो छोटा नहीं था किसी, मेरे ख्याल से कई लोग ये कर भी नहीं पाते हैं। हम लाखों करोड़ों में हम वो लोग हैं जो इस अचीवमेंट को अचीव कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एनकरेजमेंट धीरे धीरे छोटे छोटे फेजेस में हमारे पास आते रहने चाहिए। अब बैचेंद्री पाल मैम आज भी हमसे कनेक्टेड हैं, एंड शी ऑलवेज एडमायर कि मानव, यू डन वेरी वेल। आपके साथ जिन्होंने किया वो आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो, और आप अपने जैसे लोगों को और इनकरेज करिए और मोटिवेट करिए कि वो भी इस तरह के इनकरेजियस स्टेप्स ले सकें, कि अपने कहीं भी करेजियस स्टेप ले सकें कि लाइफ में, क्योंकि कहीं पे लाइफ रुकती नहीं है। जनरली लोग जहाँ पर सोचते हैं कि यहाँ पर लाइफ रुकती है, तो उसके आगे एक स्टेप बढ़ाने की देर होती है और आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन अगर आपने वो कदम बढ़ाने से कहीं पे भी हेजिटेट कर गए, तो आप वहीं पे आपकी डंपिंग स्टार्ट हो जाती है। Am I right? दैट्स ट्रूली इनक्रेडिबल सर। और बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए, जब कोई भी इंसान है, जब वो पढ़ लिख के जॉब में जाता है, गवर्नमेंट जॉब में जाता है, तो उसको लगता है कि नाउ आवर लाइफ इज सिक्योर्ड। लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने, लाइफ रुकने का नाम नहीं है, चलने का नाम है। जितना आप चलेंगे उतना ही आप सक्सेस ग्रो करेंगे। सर, अब क्रिकेट से जूडो का जो आपका ये सफर है, ये ट्रांजिशन कैसे स्टार्ट हुआ? माउंटेनियरिंग भी कर ली, क्रिकेट भी खेलिया, फिर जूडो में कैसे आ पाए? जी, एक्चुअली मैंने बताया ना कि जब हम लोग स्कूल में थे, और मैं तो अपने अपने टीचर्स को, अपने जो मेरे ख्याल से जो हमारे पीटीआई थे, मिस्टर ML मिश्रा सर, उनको बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमेशा एक चीज़ हमें बोली कि कुछ भी आजमाने से पहले हिचको मत, मना मत करो। अगर कोई कर सकते हो तो देखो, करके देखो। फेलियर और सक्सेस बात की बात है, पहले आप उसे करने से पहले मत हिचको। मुझे याद है 2011 एंड में 11 में मेरे पास तब इंडियन ब्लाइंड जूडो डेवलप हो रहा था। तो हमारे एक सतीश चंद शर्मा और अवनीश सर थे। अवनीश जी खुद ब्लैक बेल्ट थे। तो उन्होंने मेरे को उससे पहले 2010 में अप्रोच किया कि आप, हम ऐसा ऐसा कोई इवेंट है इंटरनेशनल 7-8 महीने बाद, क्या आप उसमें पार्टिसिपेट करोगे? तो मैंने कहा हाँ, बिल्कुल करना चाहूँगा। और उस टाइम पे मैंने, मेरे ख्याल से 7-8 महीने में जो उन्होंने मुझे कोचिंग दी, और मुझे एक लिथुनिया में हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, तो उसके लिए सिलेक्शन किया, और हम लोग यहाँ से गए थे, इंडिया से 2 लोग गए थे, और मैं ब्रॉन्ज मेडल लिया उसमें। और मेरे लिए वो मोमेंट ब्रॉन्ज मेडल का इतना बड़ा नहीं था। मुझे याद है एक इंसिडेंट छोटा सा उसके साथ शेयर करूंगा कि हम लोग जब रिंग पे उतरे थे, तो एक कैटेगरी होती है उसमें 73 टू 80, 80 टू 85, 90, 90 टू अब 100 टू अबव होती है। तो ओपन कैटेगरी होती है। तो बाय चांस ओपन कैटेगरी में केवल एक प्लेयर आया था, और एक प्लेयर आकर के उसने, उसका इवेंट कैंसिल हो रहा था। उन्होंने बोला था कि यार, जब तक किसी इवेंट में 2 लोग नहीं होंगे तब तक वो इवेंट कैंसिल माना जाता है। तो कोई वर्ल्ड में वहां जितने आए थे, कम से कम 50-60 लोग जो अलग अलग कैटेगरीज में थे, सब ने डिनाई कर दिया था। एंड मैं एक अकेला था। मेरे सर से मेरी बात हुई, मैंने कहा कोई बात नहीं सर, खेलते हैं, हार ही तो जाएंगे, कोई बात नहीं। तो मेरा नाम डाल दिया। एंड उसके बाद जब मेरा नॉमिनेशन हो गया, और वहां से वो पर्सन मेरे को मिलने आया एक बड़ा सा चॉकलेट का डिब्बा लेके, कहा हु इज मानवेंद्र। तो मैंने कहा ओके ओके, दैट्स ग्रेट, यू एक्सेप्ट माय चैलेंज। एंड ही वाज अराउंड 7 फीट टॉल एंड हेल्दी। मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं इसके साथ, फिर मुझे जब हमने खेलना शुरू किया, रिंग में आए, तो वो मेरे मेरे साथ पपेट की तरह खेल रहा था। मुझे मालूम है कि मैं, आई एम 5'6" एंड ही वाज 7 फीट, और मेरे लिए वो गेम, लेकिन
मेरे लिए वो था एक चीज कि मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया। एंड माय कोचेस एंड उनके जो बुल्गारिया से थे, वो बुल्गारिया के कोच स्पेशली आकर के अप्रिशिएट किया कि आपने इस चीज को एक्सेप्ट किया, यही बहुत बड़ी बात है, जीतना हारना अलग बात है। तो ये इंसिडेंट्स हमें सिखाते हैं कि हमें कभी भी किसी चैलेंज को लेने से घबराना नहीं चाहिए। आपको अप्रिशिएशन ही मिलेगा, हारो या जीतो। तो ये मेरी जूडो जूडो की एक जर्नी थी जो मैंने बहुत सक्सेसफुली करी। उसके बाद छोटे छोटे इवेंट्स मैंने खेले, और जो सक्सेस ले सकते थे, ईश्वर दे सकता था, वो ली। अमेजिंग सर, आपकी जर्नी हमें ये सिखाती है कि देखो एक छोटी सी लाइफ है, जो आप सब एक्सपेरिमेंट कुछ कर कर लो। सकते हो वो करो, एक्स, हाँ एक्स, जो कर सकते हो वो जी। सब करो। और मुझे लगता है कि एनआईवीएच में भी सभी टीचर्स के फेवरेट रहे होंगे आप, क्योंकि टीचर्स को भी हाँ, यस यस। क्यूरियोसिटी वाले बच्चे बिल्कुल, बहुत पसंद आते हैं। हम बदमाश बच्चों में थे। देखो एक होता है लेकिन कि बदमाशियां ओनली शरारती, बदमाशियां दो होती हैं। हाँ एक होता है शरारती, कि हाँ हाँ। बदमाशियों के साथ टैलेंट को सामने लाना, तो वो भी एक बहुत जी जी बड़ी जी बात जी होती जी, है। नहीं, हमेशा हमारे टीचर्स ने हमें अप्रिशिएट किया। और गरिमा, मेरी जिंदगी का फलसफा रहा है कि हम लोग एक बहती हुई नदी की तरह अपने को प्रेजेंट करें। एक तालाब की तरह रहोगे तो फिर सड़ जाएगा पानी तालाब का, जैसे ऐसे ही आप भी सड़ जाओगे, डंप हो जाओगे। तो इसलिए बहते रहो, जिधर आपको रास्ता मिले उधर को निकल जाओ, कभी सड़ोगे नहीं। एब्सोल्युटली। अब हम चलते हैं सर 2018 में, जब आपको प्रेसिडेंट नेशनल अवार्ड से आपको ऑनर किया गया। मुझे लगता है कि जी अवार्ड सिर्फ एक सम्मान नहीं होता, बल्कि कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी इंक्रीज कर देता है। आफ्टर दिस रिकग्नाइजेशन आपने खुद को कैसे देखा, और तब क्या आपको रियलाइज हुआ कि हाँ, अब वैसे तो आपने बहुत कुछ किया है, सब जानते हैं, लेकिन आफ्टर दिस अवार्ड आपने कैसे कम्युनिटी के लिए जो है वो सर्विस दी? जी गरिमा, शायद मेरे ख्याल 2018 का जो ईयर है, जैसा कि आपने बोला कि केवल अवार्ड एक अवार्ड नहीं होता, ये आपको अनकरेज करता है कि फर्दर आप क्या और कम्युनिटी के लिए कर सकते हैं। और मेरा हमेशा, जब 2012-13 के बाद मैंने जब एक्टिव क्रिकेट छोड़ा और स्पोर्ट्स छोड़ा, स्पोर्ट्स से जुड़ा तो रहा, तो मुझे लगा कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए क्या कर सकता हूँ, जो मैंने पाया है उसको आगे कैसे सर्कुलेट कर सकता हूँ, कैसे जनरेट कर सकता हूँ, और उनको कैसे एक चैनल बन सकता हूँ कि जो मैंने पाया। क्योंकि मुझे फिर मैंने 2013 में अपना जो ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन रन करना स्टार्ट किया। 2012 में हमारा फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन हुआ, और ये एक प्लेयर्स ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रजिस्टर्ड हुआ। और हमने एक चीज सोच करके चले थे हम, कि ये प्लेयर्स ऑर्गेनाइजेशन रहेगी जो प्लेयर्स के भले के लिए, प्लेयर्स के अपलिफ्टमेंट के लिए, प्लेयर्स के रिहेबिलिटेशन के लिए, केवल क्रिकेट के लिए। क्योंकि जनरली विडंबना ये है भारत वर्ष के अंदर कि हम लोग किसी भी स्पेशल स्पोर्ट्स को, चाहे क्रिकेट हो, चाहे एथलेटिक्स हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे हॉकी हो, कुछ भी जो स्पेशल क्रिकेट स्पेशल स्पोर्ट्स है, उसको हम एज ए फंड रेजिंग एजेंसी की तरह, फंड रेजिंग टूल की तरह हम यूज करते हैं। उसमें हम अपने प्लेयर्स को डेवलप नहीं करते हैं। तो मेरा इसी बात को ध्यान रखते हुए मैंने ये क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन रन करनी शुरू करी। एज ए जनरल सेक्रेटरी मैं उसमें रहा हूँ, और क्रिकेट के इवेंट्स को हम कराते हैं। तो 2018 में शायद इन्हीं सारी अचीवमेंट्स को देखते हुए, और जो मैं ब्लाइंड फील्ड में काम अभी कर रहा हूँ, या मैंने पहले जो अचीव किया, या जो मैं अब अचीव करके आगे जनरेट कर रहा हूँ अपनी अपकमिंग जनरेशन्स के लिए, मुझे 2018 में रोल मॉडल कैटेगरी में राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा गया। और ये मेरी लाइफ के लिए वाकई एक माइलस्टोन था। और उसके बाद शायद और मेरे अंदर अंतर्मन में शक्ति जागी कि मैं भारत के अपने जितने भी दिव्यांगजन हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, हम उनके लिए कहीं ना कहीं रोल मॉडल अगर बने हैं, तो उनके लिए वो काम कर सकें जो हमें मिला, वो उनको भी मिले। दैट इज वेरी बिग अचीवमेंट, और बहुत ही अच्छे थॉट के साथ। कहते हैं ना कि जब हम किसी भी काम को एक नेक नियत के साथ करते हैं तो वो यस। सक्सेस हमें देके जाता है। और आज आपका नाम किसी से छिपा नहीं है, सब जानते हैं आपको। इवन सब लोग आपसे, क्रिकेट की दुनिया के जितने भी लोग हैं, सब आपसे मिलना चाहते हैं।
यस गरिमा, मैं जैसे बताता हूँ कि हम लोग जब किसी चीज के लिए हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि हमारे क्रिकेट एसोसिएशन चली या कोई भी हम अदर स्पोर्ट्स की भी हम बात करते हैं, तो हम लोग अपने एक माइंडसेट बना लेते हैं कि हम लोग एक शॉर्ट टर्म विजन के साथ चलते हैं। जब तक हम लॉन्ग टर्म विजन में नहीं चलेंगे, हम लोग नहीं सोचेंगे कि हम केवल हम लेने के लिए नहीं, हम देने के लिए भी हम बात करेंगे। जैसा कि मैं आपको उदाहरण देता हूं कि हम कई इवेंट्स ऐसा कराते हैं, इंक्लूसिव जब हमारे नेशनल इवेंट्स होते हैं। अभी हमने चंडीगढ़ में इवेंट कराया था अभी 3-4 साल पहले, तो पीजीआई के साथ मिल करके हमने एक ऐसा ब्लड कैंप एंड ऑर्गन डोनेशन कैंप किया, जिसमें हमारे प्लेयर्स 77 प्लेयर्स ने ब्लड डोनेट किया और 45 बच्चों ने हमें वहां पर ऑर्गन डोनेशन किया। तो वो लोग सोच के आए थे कि 1 या 2 लोगों का करेंगे। तो हमेशा मुझे लगता है कि हम समाज को कैसे उनका दिया हुआ दें, वो हम केवल पैसों के रूप में या किसी तरीके से नहीं कर सकते। हम अन्य तरीके से, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि हम उसको रिवर्ट बैक कर सकते हैं। दूसरी चीज, हम जब कभी इवेंट कराते हैं तो हम हमेशा अपने जो हमारे सपोर्टर्स आते हैं तो उनके हम ये नहीं कहते कि आप हमारे डोनर हैं, आप हमारे सपोर्टर हैं। क्योंकि जब तक हम उनको सपोर्टर नहीं बनाएंगे तब तक वो हाथ नहीं मिलाएंगे। जब तक एक स्टेप ऊपर रखकर आप किसी को डोनेशन लेंगे तो जो लेने वाला हमेशा लेने वाला ही रहेगा, उसके अंदर देने की भावना कभी नहीं आएगी। तो मुझे लगता है कि आत्मसम्मान, आत्म शक्ति को बढ़ाना और उसको एक लेवल पे लाना, ये बहुत बड़ी बात है। हमें केवल एक ये नहीं है कि हमने अपने लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया और प्लेटफॉर्म तैयार करके हमने केवल उसको हमने अचीव कर लिया, लेकिन समाज की मानसिकता बदलना हमारा पहला कार्य होना चाहिए। अब वो हम हर एक आदमी, क्योंकि कहते हैं ना कि एक व्यक्ति कोई भी समाज का आईना होता है। अगर मैं एक ब्लाइंड कम्युनिटी को बिलोंग कर रहा हूं तो मैं ब्लाइंड कम्युनिटी का एक आईना हूं। जैसा मैं दिखूंगा वैसे मेरी पूरी कम्युनिटी दिखेगी। तो हम हमेशा अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देके एक एक ऐसा उदाहरण बने समाज में कि लोग हमारा उदाहरण देख करके ये ना बोलें कि यार, मतलब कहीं पे भी हमें निम्न स्तर पे ना रखें। ये मेरा एक बहुत बड़ा एक सोच रहती है हमेशा किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में या मैं उस इवेंट में जाने में। दैट्स ट्रू सर। सर, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा करियर बिल्डिंग पर, क्योंकि हमारे जो पॉडकास्ट सीरीज का मेन जो थीम है वो यही है कि स्पोर्ट्स एज अ करियर बिल्डिंग, जिसमें आज हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप क्रिकेट को एज अ करियर कैसे देखते हैं। मीन्स क्या आप एक्सेप्ट करते हैं कि क्रिकेट में जो करियर है वो स्टेबल है, और आज के टाइम पे क्रिकेट कितनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे रहा है? क्रिकेट को अगर मैं अपने नज़रिए से अभी देखूं, जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, कोई भी स्पोर्ट्स है, डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, चाहे क्रिकेट हो चाहे एथलेटिक्स हो, अभी क्रिकेट में बहुत ज़्यादा नेम फेम मिल तो रहा है लोगों को, लेकिन वो स्टेबिलिटी के साथ नहीं है। क्योंकि मैं अभी भी ये बोलूँगा कि जो क्रिकेटर अपने क्रिकेट को अपने पैशन की तरह यूज़ करते हैं, उनको अपने स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और हाँ, ये है कि क्योंकि जब आप एज ए कोच या अदर लेवल पे आप अपने को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर आपको हो जाता है कि आपको सेकेंडरी जॉब जनरली वो जनरेट करते हैं कि आपको हेड कोच नहीं देंगे, भाई आप कैसे सारी चीज़ें करेंगे। और अभी इंडिया के अंदर खासकर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स को अभी जस्ट एक चैरिटी इवेंट की तरह ही देखा जा रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स आप ऑप्ट कर रहे हैं तो साथ ही साथ अपने जो कैरियर को भी, जो एकेडमिक कैरियर को भी साथ लेकर के चलें। और हाँ, ये जरूर हुआ है कि पिछले कुछ सालों से, 8-10 सालों से, कि जो क्रिकेट में जो बच्चे खेल रहे हैं या फिर जो अदर स्पोर्ट्स में खेल रहे हैं, उनको गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटीज़ देती है। बहुत सारे जब अगर कोई मेडल लेके आता है तो उसको कुछ ना कुछ उसको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। लेकिन अभी रेगुलर इंसेंटिव्स वाला जो अभी सिनेरियो है वो अभी इंडिया में नहीं आया है। तो मेरा ये राय रहेगी कि आप क्रिकेट को एज ए पैशन लीजिए या स्पोर्ट्स को आप पैशन लीजिए, लेकिन साथ ही साथ अपनी एकेडमिक करियर को बिल्ड करते रहिए। जी सर, क्योंकि हमें रियलिटी से वाकिफ होना भी बहुत ज़रूरी होता है। जी तो इसी के बिल्कुल। साथ मेरा ये सवाल आपसे एक और है कि
आपने बहुत सारा इंटरनेशनल कंट्रीज में विजिट किया है, टूर्नामेंट्स खेले हैं, ऑर्गेनाइज करवाए हैं। तो आपको हम्म। क्या लगता है कि इन शॉर्ट की वो कौन सी फैसिलिटीज हैं जो अभी इंडिया में नहीं है क्रिकेट के लिए, और जो होनी चाहिए, हमें फॉरेन से अडॉप्ट करनी चाहिए? सबसे पहले तो देखिए, जो अभी हमारे वहाँ जो स्पोर्ट्स चल रहे हैं, क्रिकेट चल रहा है, ये एनजीओ बेस्ड चल रहे हैं। जो एनजीओज हैं वो चला रहे हैं, और सरकार की हेल्प से या सीएसआर फंडिंग के माध्यम से। तो ऐसे सिचुएशन में जो फुल बेनिफिट है वो हमारे प्लेयर्स को या स्पोर्ट्समैन्स को पूरी तरीके से नहीं मिल पाते हैं। दूसरी चीज ये है कि जिस दिन उसको एज ए प्रोफेशनल, एज ए कैरियर आपको, या फिर अभी बहुत सारे लोगों को क्रिकेट या अदर स्पोर्ट्स खेल करके गवर्नमेंट जॉब में भी एंट्री मिली है, लेकिन वो रेशियो बहुत अभी कम है। जैसे पाकिस्तान जैसी कंट्री होने को हमसे बहुत छोटी कंट्री है, लेकिन वहाँ क्रिकेट का बहुत ही अच्छा सिनेरियो है। वहाँ जितने हमारे इंटरनेशनल क्रिकेटर होंगे या डोमेस्टिक क्रिकेटर्स होंगे, उनको एक फॉर्मेट के साथ उनको सैलरी दी जाती है, ईयरली सैलरी दी जाती है, मंथली सैलरी दी जाती है। और जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड में भी अभी पीसीबी जो है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, वो उसको पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। पीसीबी इवन पाकिस्तान में तो ये है कि आपको एक स्टेडियम पूरा, उन्होंने एक डिपार्टमेंट ब्लाइंड स्पोर्ट्स का बना दिया, पीवीसीसी को। और उनको स्पेशली एक क्रिकेट ग्राउंड उनको प्रोवाइड किया गया है जिसपे केवल ब्लाइंड क्रिकेट मैचेस ही होते हैं। तो इस तरह का अभी जैसे इंडिया में भी अभी दो तीन डिसेबिलिटी के लिए जो स्पोर्ट्स हॉस्टल और कॉलेजेस खुले हैं, तो वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई अपने को एज ए कैरियर इसको लेके आ रहा है और उसे सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट से भी, तो ये रेगुलर बेस पे सपोर्ट होना चाहिए, ना कि एक इवेंट बेस्ड पे। क्योंकि हम ये देखते हैं कि हर कोई इंडिया में जो क्रिकेट करा रहा है या अदर स्पोर्ट्स करा रहे हैं, वो ज़्यादातर अपने गेस्ट को दिखाने के लिए, उनसे फंडिंग लेने के लिए होती है। लेकिन अब बहुत सारे जो स्पोर्ट्स में आए हैं, नए बच्चे आए हैं जिन्होंने ये चीज़ें अचीव करी हैं, ये इनिशिएटिव उन्हीं को लेना पड़ेगा अपने स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए। तो मुझे लगता है कि केवल जो पाकिस्तान का मैं अगर उदाहरण दूंगा और इंग्लैंड का उदाहरण दूंगा, जैसे यहाँ बीसीसीआई अभी धीरे धीरे सपोर्ट में आना शुरू हुआ है, या अभी जैसे गर्ल्स क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें उन्होंने सपोर्ट किया है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने। तो अभी वो केवल इवेंट बेस्ड है, परमानेंट नहीं है। तो मेरी तो फ्यूचर में यही एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट से कि वो उसे एक फुल टाइम डिपार्टमेंट की तरह, जैसे हम ओलंपिक्स को सपोर्ट करते हैं वैसे पैरालंपिक को करें, जैसे हम नॉर्मल आईसीसी बीसीसीआई के इवेंट्स को करते हैं, वैसे ही ब्लाइंड क्रिकेटर्स को और स्पोर्ट्स को भी अपना एक स्थान मिले। दैट्स ट्रू सर, और बिल्कुल सही। हमारा गर्ल्स का जो क्रिकेट हुआ था उसके बाद थोड़ा सा चेंज तो आया है। और इसी के साथ साथ ना एक चीज़ और हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो भी जितनी कवरेज एक नॉर्मल क्रिकेट को देता है उतनी ब्लाइंड क्रिकेट को नहीं देता है। तो आपको क्या लगता है कि जी इस बिल्कुल। गैप को ब्रीच करने के लिए क्या स्टेप्स जो है वो लिए जाने चाहिए? देखिए, उसके लिए तो जब तक समाज में अवेयरनेस नहीं आएगी, और मैंने जो आपको बताया था हाउ और वाव का जो डिफरेंस है वो खत्म नहीं होगा, है ना। तो जब तक लोगों में यही रहेगा कि ब्लाइंड खेल भी सकता है, उनमें जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक वो उस चीज़ को वो इंजॉय नहीं करेंगे। और जहाँ तक अभी आपने देखा कि वुमेन क्रिकेट है, वुमेन क्रिकेट का अभी काफ़ी मीडिया में या कहीं बड़े सेलिब्रिटीज ने उसको सपोर्ट किया तो वो सामने आया, लेकिन फिर उसके बाद जीरो। मेन है कि जब तक बीसीसीआई अपने अंडर में ब्लाइंड क्रिकेट को नहीं लेता और रेगुलर रूप में उनके उनका जो शेड्यूल बनता है वो नहीं बनता, तब तक हम उस चीज को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बीसीसीआई को डायरेक्टली ऑप्ट करना चाहिए ब्लाइंड क्रिकेट को, वुमेन क्रिकेट को, जैसे वो नॉर्मल क्रिकेट का जो शेड्यूल बनाते हैं उसी तरीके से, ना कि ये एनजीओ बेस्ड या किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू नहीं होना चाहिए। ये डायरेक्टली, हाँ, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्लाइंड के लिए काम कर रही है, उनको एक चैनलाइजिंग एजेंसी की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं कि इस स्पोर्ट्स को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। क्योंकि
ब्लाइंड को ब्लाइंड ही समझेगा, कोई साइटेड आकर नहीं समझ सकता। तो मुझे लगता है कि उन्हीं में से कुछ एनालाइजर या उन्हीं की तरफ से कोई जो काउंसलर अपॉइंट होने चाहिए, ब्लाइंड जो जिन्होंने इंटरनेशनली इस क्रिकेट को खेला है या डोमेस्टिकली खेलते हैं, तो उनको आप अपनी टीम में लीजिए। और जो एनजीओ, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे चाहे हमारी ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन है या कोई और ऑर्गेनाइजेशन जो अभी काम कर रही हैं, तो उनको एक सपोर्टिंग हैंड लेकर के उनको ये कार्यभार सौंपना चाहिए कि आप इस क्रिकेट को डेवलप करिए, लेकिन पूरा इंटरफेयर, पूरा जो शेड्यूलिंग है वो बीसीसीआई की तरफ से होनी चाहिए। जी और बिल्कुल। अगर ऐसा होगा, क्योंकि ये क्रिकेट अभी प्रोफेशनलिज्म की तरफ नहीं आया है, कमर्शियल नहीं आया है, और तो जैसे ही ये बीसीसीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साई इन चीज़ों को लेती है, तो वो मीडिया का भी रुझान ज़्यादा बढ़ जाता है। मीडिया उनको ज़्यादा तरीके से कैप्चर करती है। जब आप एक बड़े प्लेटफॉर्म, बड़ा बड़ा जो ट्री बनता है उसका हाथ उसके ऊपर होता है, तो ज़्यादा। लेकिन दोनों चीज़ें हैं, अभी बहुत सारे उसमें हम ये देखते हैं कि कुछ ब्लाइंड क्रिकेट या उसमें कुछ फेक क्रिकेटर्स भी आ जाते हैं जो एक्चुअल में विजुअल इम्पेयर्डनेस से दूर हैं, लेकिन वो आकर के उसको ऑप्ट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी हमने किनारे रखना है, टाइम टू टाइम मेडिकल चेकअप्स कराने हैं अपने प्लेयर्स के, अपने ऑर्गेनाइजेशंस को दुरुस्त रखना है कि उसमें जो रूल रेगुलेशंस हैं, हम ऐसे बेनिफिशरीज को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें जो एक्चुअल में ब्लाइंडनेस को कैरी कर रहे हैं, राइट। तो मेरा यही एक है कि जब तक कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बीसीसीआई जैसी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जैसी ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगी इस गेम के साथ, तब तक हम सोच नहीं सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इसको मीडिया अटेंशन मिलेगी। जी, बीसीसीआई का डायरेक्ट इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी है। यस, बहुत सही यस, एक यस, पॉइंट बिल्कुल। आपने रेज किया। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो अभी स्टार्टिंग जो अभी स्टार्टिंग प्लेयर्स हैं, मीन्स जिन्होंने अभी खेलना शुरू ही किया है, चाहे वो स्कूल गोइंग हैं, तो उनके लिए एक सही रोड मैप क्या होना चाहिए? और इसके साथ साथ आप ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन के बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ करें, और ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन ऐसे प्लेयर्स को कैसे हेल्प कर सकता है और वो आप लोगों के साथ कैसे कनेक्ट करें? जी, सबसे पहले तो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी अपने इस ड्यूरिंग द इंटरव्यू की, जो भी बच्चा, चाहे वो स्कूल लेवल पे है या कॉलेज लेवल पे है, उसको सबसे पहले अपने स्पोर्ट्स के साथ साथ अपने एकेडमिक कैरियर को भी बढ़ाना है। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, अपने को हेल्दी रखना है, अपने को ज़्यादा फिट रखना है। अगर क्योंकि मेरे हिसाब से अगर कोई दृष्टिहीन व्यक्ति है, दृष्टिहीन बच्चा है, या जब तक वो फिजिकली फिट नहीं होगा तब तक वो मेंटली फिट नहीं हो सकता। तो उसके लिए उसको अपना जरूर ध्यान रखना है। और डिफरेंट, जैसे हम और भी ऑर्गेनाइजेशन से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट खेलें। अपने अगर किसी स्पेशल स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो वो वहाँ तो स्पेशल जो स्पोर्ट्स हैं, चाहे क्रिकेट हो या हर स्पोर्ट्स को थोड़ा सा सपोर्ट मिलता ही है। अदरवाइज अगर वो पर्सनल रहता है तो ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन के थ्रू भी हम लोग बहुत सारे मैचेस कराते हैं। ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन बेसिकली प्लेयर्स ऑर्गेनाइजेशन ही है। ये हमारा पैशन है, जो इसमें हम जुड़े हुए हैं सारे लोग ऑल ओवर इंडिया से। ये हमने इस उद्देश्य से नहीं करी थी कि क्योंकि सारे वेल अर्निंग हैं, सारे लोग किसी ना किसी जॉब के साथ एसोसिएट हैं, चाहे वो मिनिस्ट्रीज में हों, चाहे डिपार्टमेंट्स में हों, चाहे बैंक्स में हों। तो इन लोगों का एक बंच है ये ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन, और इसके थ्रू हम टाइम टू टाइम पूरे इंडिया में हम मैचेस कराते हैं। और इन मैचेस कराने का केवल ये उद्देश्य नहीं है कि हमने 100 प्लेयर बुला करके उनको एक मंच दे दिया। इसका एक उद्देश्य ये भी है कि समाज उन प्लेयर्स के साथ आए और प्लेयर्स समाज के साथ जाएं। तो इसमें हम कई बार हम अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकते हैं, हम अपने गेम्स में कई बार ब्लड डोनेशन कैंप्स, ऑर्गन डोनेशन कैंप्स तक करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमें केवल समाज से लेना नहीं है, समाज को देना भी है। तो इस नियत के साथ हम आगे करें, क्योंकि आने वाले टाइम में स्पोर्ट्स का
बहुत ज़्यादा अपलिफ्टमेंट है इंडिया में। और अभी यहाँ हमारा जैसे एशियन गेम्स भी होने हैं, तो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, ओलंपिक्स भी होंगे। तो उसके लिए जब हम इंडिया में रहेंगे और आने वाली जनरेशन को हम तैयार करेंगे, तो तभी हम उसमें मेडल्स भी ला सकते हैं और अपना नाम रोशन कर सकते हैं इंडिया का। तो आने वाले बच्चों को टफ कंपटीशंस के साथ आना है और अपने को प्रूव करना है। तो उसके लिए फिजिकल फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है। और ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन हमेशा ऐसे प्लेयर्स को हमेशा हेल्प करती है, चाहे वो एकेडमिकली हो, चाहे हम उनको मॉनिटरी फाइनेंशियली हो, कहीं ना कहीं हम उनके साथ जुड़ते हैं। अगर कहीं किसी को एजुकेशन से रिलेटेड कुछ, अगर हमारे पास कुछ प्लेयर्स आते हैं अलग अलग स्टेट से, उड़ीसा से या कहीं और से, तो हम उनको जब हमारे उसमें आते हैं, तो अगर बच्चे की नीड है कि दिल्ली में या कहीं मेट्रोपॉलिटन सिटी में उसको कुछ एजुकेशन से रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए, तो हम हमेशा उसको असिस्ट करते हैं। तो हमारे जो क्रिकेट एसोसिएशन केवल क्रिकेट एसोसिएशन नहीं है, हम ओवरऑल अपलिफ्टमेंट एंड रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं, चाहे वो ब्लाइंड क्रिकेटर्स हों, वुमेन हों, चाहे मेंस हों। तो यही हमारा मोटो है। दैट्स ट्रूली इनक्रेडिबल सर। रियली आपसे बात करते करते आपकी जर्नी इतनी इंस्पायरिंग है और इतना कुछ आपसे जाना कि पता ही नहीं लगा कि कब पॉडकास्ट एंड की ओर आ गया है। तो अब चलते यस। चलते एक जर्नल मैसेज सर जो आप सबके लिए देना चाहें। जनरल मैसेज, एक छोटा सा एक दो लाइनें हैं, मैं बोल देता हूँ अपने सारे ऑडियंस के लिए, कि कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो एक पत्थर उछालने की देर है। आप कब अपने को नदी से इस पार से उस पार पाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बड़े बड़े समुद्र लंघ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सब कुछ अचीव कर लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। और आपने एक पत्थर नहीं, आपने तो पता नहीं कितने पत्थरों को तराशा और उसके बाद आप यहाँ पहुंचे हैं कि आपने वो साबित किया है कि एक छोटी सी जिंदगी है ना, जो कर सकते हो, जितना कर सकते हो, जैसे कर सकते हो वो करो। जी। सो रियली जी। सर, थैंक इसीलिए यू फॉर कहते हैं शेयरिंग। ना कि हमेशा नदी बनिए जिसका पानी हमेशा स्वच्छ और निर्मल रहता है ना। अगर तालाब बन जाओगे तो हमेशा सड़ जाओगे। चढ़ जाओगे। एब्सोल्युटली। ऑन द या behalf of MAD Foundation, sir, I would like to express my heartfelt gratitude to you for giving us your precious time. Thank you so much for joining us. और थैंक जाते यू वेरी जाते मच सर। बहुत अच्छा लगा गरिमा, मेरे ख्याल से बहुत इंटरेक्टिव सेशन था, और बहुत ही पता ही नहीं चला कि 1 घंटा कब बीत गया। एब्सोल्युटली सर, थैंक यू सो मच। एंड जाते जाते इतना ही कहूंगी कि कीप ड्रीमिंग बिकॉज विजन हैज नो लिमिट। आई एम योर होस्ट गरिमा नरूला साइनिंग ऑफ। कीप मूविंग, कीप इंस्पायरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओके, बाय बाय।